हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का बात नहीं करेंगे, आज क्लास 10th वालों के लिए बात करेंगे। आप लोग को तो सबको पता है कि क्लास 10th में 50% जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ऑब्जेक्टिव में जो डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस पर होंगे, और डायरेक्ट कोई फार्मूला भी होगा, है ना। तो इसके लिए मैं कुछ फार्मूला लेके आया हूँ जो एक तरह से निचोड़ है। अगर आप इस पूरे फार्मूला को देखते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक फार्मूला हुआ, ये आपको क्लास 10th में बहुत ही कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज होता है। जो आगे आएगा वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये तो पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर से प्लस की जगह में माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये क्लास 8 से ही इस तरह का फॉर्मूला यूज होता है। और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है ना। उसी तरह अगर देख लिया जाए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और अगर होल क्यूब रहे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। और इसी को अगर इसको तोड़िएगा यहाँ पर तो ए 3a स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब में क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और उसी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आया। और यहाँ देख लिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसका दूसरा रूप ऐसे हो सकता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया। ये सारे फॉर्मूला यूजफुल हैं एक तरह से। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखा जाए तो ए प्लस बी क्या कीजिएगा, ए प्लस बी लिख दीजिएगा और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस और इसमें हर जगह प्लस हो जाएगा। समझ में आया। अब पावर एंड एक्सपोनेंट में देख लिया जाए क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम रहे, देखिए इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। जैसे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5, तो बेस सेम है, पावर अगर डिफरेंट हो तो पावर का जोड़ होगा। ठीक है, और गुना में रहे तो, और अगर वहीं भाग में रहे, बेस सेम रहे, पावर अलग अलग हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। समझ में आया। और अगर मान ले 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी ए पे पावर एम पे पावर एन रहे तो ए पे पावर एम इंटू एन होगा। समझ में आया। और अगर पावर माइनस में रहे तो ये 1/, में हो जाएगा। ठीक है, और ए पे पावर 1 बने वही नंबर हो गया, और ए पे पावर 0 बने 1 हो गया। मतलब किसी भी नंबर पे पावर 0 होने पर, किसी भी नॉन जीरो नंबर पे 0 पे पावर 0 फिर 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ए पे पावर 0 आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरा तरफ देख लेते हैं। अब यहां से आपको जो है बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, जो आपका ये द्विघात सूत्र से आपका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, है ना। सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव रहे, अगर द्विघात सूत्र है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका जो शून्यंकों का योग होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। यानी जो यहाँ पर नंबर होगा उस पर माइनस लगा देना, और बटे में स्क्वायर वाला, है ना, स्क्वायर वाला का जो गुणांक होगा वो। समझ में आया। तो एक्स, या उसी को ऐसे कर सकते हैं कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। और शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब द्विघात का समीकरण कैसे होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, और अल्फा बीटा क्या है, कोई शून्यंक है कि नहीं। ये सिर्फ रिवाइज हो रहा है, आपको क्लियरली हम नहीं बता रहे कि कैसे होगा, आप पढ़े होंगे, इसको देखिएगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, किसी त्रिघाती बहुपद, तो क्या होता है त्रिघाती बहुपद, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसमें अगर शून्यंकों का योग होगा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा माइनस बी बाई ए। समझ में आया। और शून्यंकों के गुणनफल का योग, क्या बोल रहे हैं कि शून्यंकों के
एक एक शून्यंकों के गुणनफलों का योग। देखिए इस तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा C/A होगा, ठीक है। और तीनों शून्यंकों का गुणनफल देखोगे तो आ जाएगा -D/A, यानी अचर पद बटे a, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। ये तो पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये बचपन से ही चलता आ रहा है ना। अगर हमको चेक करना हो डिवाइड को कि आंसर सही है कि नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और इसी को हम लोग क्लास 10 में भी देखे हैं, ठीक है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम देखे थे। हाँ, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो px कोई पोलिनोमियल बहुपद हो गया, gx हो गया कोई क्या बोलेंगे डिवाइजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और qx क्या हो गया, कोई आपका क्वेसेंट हो गया, और rx रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या वो क्या होगा कि qx से छोटा होगा। समझ में आया? ठीक है। और इसी निष्कर्ष को हम लोग क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम करते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और एक वीवीआई जिसका क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको रटने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या हो गया कि दो सरल रेखाओं के लिए पहले रेखा का रैखिक समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, और दूसरा रेखा का जो रैखिक समीकरण हो वो क्या हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, ठीक है। तो अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, मतलब तीनों आपस में बराबर रहे, तो रेखाएं कैसे होगा, अनुपात अगर बराबर है तो रेखाएं संपाती होगा। संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरा होगा, ठीक है। तथा उसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, याद रखना बढ़िया से। और रैखिक समीकरण जो युग्म होगा वो संगत होगा या आश्रित। संगत को ही क्या बोलते हैं, आश्रित होता है। समझ में आया? अब यही पर अगर पहला वाला अगर बराबर रहे, पहला वाला जो a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2, और ये c1 बाई c2 के बराबर ना हो, तो रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। ध्यान से याद रखिएगा, तथा उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, तो असंगत होगा। समझ में आया? ये इस टाइप से यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और यदि a1 बाई a2 बराबर ना हो b1 बाई b2, मतलब यहीं पर नॉट इक्वल टू का साइन लग जाए, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद होगी। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। समझ में आया? और रेखाएं कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देख लिया जाए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बराबर या 0 से ज्यादा, तो जो शून्यंक होगा उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यानी दो अलग अलग शून्यंक होंगे, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, उसका शून्यंक नहीं होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो दो अलग अलग शून्यंक होंगे। समझ में आया? अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो शून्यंक क्या होगा कि एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, उस टाइप से, है ना। और अगर कोई ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो, 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और 0 से बड़ा हो तो अलग अलग मूल होगा। और वहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, 0 के बराबर हो, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। समझ में आया? अब एपी से देख लेते हैं। एपी का भी बहुत वीवीआई चलता है क्लास 10 में, एक तरह से फ्रेंड है ये क्लास 10 का, है ना। तो एपी का व्यापक रूप कैसे होगा, a प्लस डी a प्लस 2d, मतलब डी 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 इंक्रीज करते जाएगा। तो एपी का जो एनवा पद है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, an, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n जहाँ पर क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या पहला पद, और an क्या है जो हम पद निकाल रहे हैं, या अंतिम पद भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और वहीं अगर n पदों का योग बोले यानी Sn बोले, तो Sn का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an या l, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी बिंदु का की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, समझ में आया, y अक्ष से दूरी, जिस तरह से आप इस तरह से पढ़े होंगे
कि वाई अक्ष से जो दूरी होगा ये एक्स अक्ष में, तो एक्स निर्देशांक या उसे भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वही एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता, या उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, और भुज को एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा? एक्स जीरो होगा। एक्स जीरो से मतलब क्या हुआ कि एक्स में कोई भी नंबर होगा लेकिन वाई वाला जो टर्म होगा वो जीरो होगा। हमेशा जीरो वाई को बाद में लिखते हैं ना, ये ध्यान है कि नहीं। और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? जीरो वाई होगा। ठीक है, समझ में आया? ये आप फॉर्मूला ने तो आप लिख लीजिए। हाँ, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें चार, अगर दो हम लोग अगर किसी तल को बांटते हैं चार हिस्सा में, तो उसमें क्या होता है कि चार इसमें बांट, चतुर्थांश में बढ़ जाता है। चतुर्थांश मतलब वो चार हिस्सा का एक हिस्सा है ना, अंश मतलब टुकड़ा। तो चार चतुर्थांश होता है, ये इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश। आप पढ़े होंगे कि ये वाला मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि आप लोग को भी दे दे। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या क्या होगा? 0 0। आपको पता है कि दाएं तरफ जो है एक्स निर्देशांक होता है वो प्लस में होता है, और बाएं तरफ का एक्स डैश निर्देशांक वो क्या होता है? माइनस में होता है। और उसी तरह वाई अक्ष का जो निर्देशांक ऊपर की तरफ होता है वो भी प्लस होता है, और नीचे वाला क्या होता है? माइनस होता है। तो उस हिसाब से आप दिमाग लगाइए, तो ये एक्स वाला इधर दाएं तरफ वाला और ऊपर वाला, इसका मतलब जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है दोनों प्लस होगा, यानी प्लस प्लस इसका होगा। समझ में आया? उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। दूसरा चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा कैसे होगा? माइनस प्लस। और तीसरा वाला का तो दोनों माइनस होगा, एक्स भी माइनस होगा और वाई अक्ष भी माइनस होगा। और फोर्थ वाला में क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष वाला प्लस होगा और वाई अक्ष वाला माइनस होगा। अब आपको देखो इसमें सिंपल कैसे क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि -3 और -1 किस चतुर्थांश में होगा? तो देख लेना कि दोनों में माइनस है, इसका मतलब चतुर्थांश 3 में होगा। उसी तरह दे दे कि 2 - 5 किस चतुर्थांश में आएगा? बिंदु 2 - 5 किस चतुर्थांश में आएगा? तो पहला वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो चौथा चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। इसी का कुछ वही बिंदु लग दिए हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, प्रथम चतुर्थांश, वही सब। समझ में आया? अब देखिए, आपको पता होगा कि दो बिंदु P और Q अगर किसी तल में है तो उसके बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। और देखो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो x1 - x2 भी लगाइएगा तो बात सेम आएगा। ठीक है, तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को दूरी सूत्र कहते हैं। यही फॉर्मूला को क्या कहते हैं? दूरी सूत्र कहते हैं। समझ में आया? और किसी बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी जो होता है वो x² प्लस y स्क्वायर पर अंडर रूट होता है मूल बिंदु से, क्योंकि जो मूल बिंदु में होगा x एक तो 0 0 होगा, है कि नहीं। अब ट्रिगोनोमेट्री में देख लीजिए, समझ में आया? ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी p/h। कोस थीटा b/h, ये तो p जाना चाहिए बढ़िया से स्टूडेंट्स को, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, और जिस पर थीटा कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, जिस पर थीटा एंगल बना है वो आधार कहलाता है। ये तो पता है कि नहीं। अगर मान लो ये वाला एंगल लेते तो ये वाला आधार बन जाता, ये वाला परपेंडिकुलर बन जाता। तो पता है साइन थीटा बराबर p/h, कोस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा p/b यानी लंब बटे आधार, सेक थीटा 1/कोस थीटा पढ़े होंगे। और इसी को h/b भी हम लोग दे सकते क्योंकि उल्टा हो गया, कोस थीटा बराबर 1/साइन थीटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। कोट थीटा 10 का उल्टा होता है तो 1/tan थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा तो 1/साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा पढ़े होंगे, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा। बस सारा चीज़ आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन एक तरह से रिवाइज करते हैं ना, आपका आसानी होगा। अब ये पता होगा कि साइन, ये चार्ट भी आपको पूरा याद होना चाहिए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इधर एंगल हो गया ये 0 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए पाई का वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री। समझ में आया? पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो π/6 मतलब क्या होगा? 30 डिग्री। 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे? π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, या साइन π/6 का वैल्यू 1/2 ऐसे भी बोल सकते हैं। साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। और कोस इसका उल्टा होगा, यानी जो 90 का वैल्यू होगा वो 0 का, जो 60 का वैल्यू होगा वो 30 का वैल्यू होगा। समझ में आया? यानी कोस थीटा बराबर 1, कोस 0 बराबर 1, कोस 31 √3/2, कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कोस 90 बराबर 0। ठीक है,
टेन थीटा पता है कि साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, इसका मतलब 0/1 बराबर 0, 1/2 बटे √3/2 बराबर 1/√3 है ना। टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर 1, टेन 60 डिग्री बराबर √3 और टेन 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, क्योंकि नीचे में कभी भी जीरो रहने पर वो आपका रियल नंबर नहीं होता है ना, उसको अनंत बोलती है। उस तरह कोट 10 का उल्टा होता है, तो जो 10 90 का वैल्यू है वही कोट 0 का वैल्यू होगा, यानी कोट 0 बराबर होगा इन्फिनिटी। कोट 30 डिग्री √3 यहाँ पर देख लीजिए है ना, ये वाला ऐसे करके जाएगा। और कोट 45 डिग्री 1, कोट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कोट 90 डिग्री बराबर 0 होगा। समझ में आया। सेक 30 डिग्री का देखिए, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कोस का उल्टा होता तो 1/1 बराबर 1। सेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी 2/√3। समझ में आया। उसी तरह सेक 45 डिग्री बराबर √2, सेक 60 डिग्री बराबर 2 और सेक 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी होगा। अब ये फॉर्मूला भी आप देखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है ना। इससे प्रूव करने के लिए देता है 2 नंबर या 3 नंबर या क्वेश्चन, या इसमें काटने वाला भी इस तरह का सोल्व करने वाला भी होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है। और ये पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, जहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से 90 के बीच होगा है ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन थीटा, अब ये देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार हो सकता है कि साइन थीटा या कोस थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा। देख लीजिए यहाँ पर है ना, 1/2 मतलब 0.5 1 से छोटा हो गया सब में। ठीक है, चाहे तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। सेक और कोसेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए हाँ, अब सर्कल चैप्टर में चलिए, चैप्टर नंबर 10। आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि जो होता है 2πr या πd होता है ना। बढ़िया से पी लीजिएगा इसको भी। d बराबर क्या है 2r रेडी है ना, d को बोलते व्यास डायमीटर और वो 2 गुना रेडियस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। आप पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का, अच्छा बताइए अर्धवृत्त का जो परिधि होगा क्या होगा πr होगा, है कि नहीं। और अर्धवृत्त का परिमिति बोल दे, समझिए इस बात को, अर्धवृत्त आपको इस तरह से होता है ना, तो इसका अगर परिधि बोले तो परिधि माने ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा πr। समझ में आया। लेकिन अगर परिमिति बोलते तो ये वाला भी जुड़ जाएगा उसमें, ये वाला क्या है आपका 2r रेडियस है, एक रेडियस ये एक रेडियस ये, तो क्या हो जाएगा πr + 2r हो जाएगा। समझ में आया, ये याद रखना। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, θ/360 πr²। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई मतलब इस तरह से ये कितना लंबाई है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है θ/360 2πr। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, यहाँ पर 720 देगा, यहाँ पर 2πr² देगा, ऑप्शन में दे देगा, तो वहाँ पर घूमने जाना है, मिल भी निकल की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। घन का पता होगा कि घन का परिमाप होता है 12a यानी 12 गुना भुजा। घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और घन का आयतन होता है a³। उसी तरह घनाभ में होता है तो घनाभ का जो परिमिति होता है वो 4 × l + b + h होता है। ठीक है। और घनाभ की जो लंबी विकर्ण है उसका फॉर्मूला क्या होगा √l² + b² + h²। ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × lb + bh + hl और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × l + b × h और घनाभ का आयतन क्या होगा l × b × h, ये पता है। अब गोला, ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आता है, याद रखना बढ़िया से। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², गोले का आयतन होता है 4/3πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है। हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई माने l, शंकु जानते हैं ना, देखे होंगे इस तरह से शंकु। ठीक है, तो इसको बोलते तिर्यक ऊंचाई और ये वाला हो गया ऊंचाई। ठीक है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √r² + h² है ना, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l + r। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h।
ठीक है। और शंकु के छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। चूंकि दो को रेडियस हो जाता है, छिन्नक मैंने क्या हो गया 20 से काट लिया उसको। जहां एल बराबर क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ठीक है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पीरियड क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह होगा पाई एल, और जहां पर रेडियस है वहां पर R1 प्लस R2 दोनों आर रेडियस कर देना, और प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े होंगे माध्यक बहुलक में माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। उसमें देखे थे 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, है ना। प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि को एज्यूम्ड मेथड बोलते हैं, और पग विचलन विधि को डेविएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कल्पित माध्य में होगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, और पग विचलन में क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुना एच, चूंकि भाग देते हैं पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में कहीं पर। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 और गुना h, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ और इंटू एच, ठीक है। चलिए बस आपका यहीं तक। और पहली बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक क्लास में हैं, या आपके दोस्त हैं, या आपके कोई और हैं, तो इसको शेयर किया करें ताकि उसका भला हो जाए, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जो इस बार एग्ज़ाम देंगे उसका भला हो जाए। आप इसके लिए कहीं पर भी इसको शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है। थैंक यू।